कक्षा 10 विषय विज्ञान, वार शुक्रवार, दिनांक 10/7/2020। मैंने कल पाठ 1 मानव स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बताया था। संतुलित असंतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल हो, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। और ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल की मात्रा असंतुलित हो, यानी पर्याप्त पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो, ऐसा भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसमें मैंने बताया था आपको कि हमारे शरीर में जो विटामिन है, विटामिन ए की कमी से बेरी-बेरी रतौंधी नामक रोग होता है, बी से बेरी-बेरी होता है, सी से स्क्वर्गी होता है, विटामिन डी से रिकेटस रोग होता है। और इसी प्रकार से इसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से क्वासी और कोर रोग हो जाता है। ये बच्चों पर और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन पर ज़्यादा असर करता है, बच्चों पर ज़्यादा असर करता है। क्वासी और कोर नामक जो रोग होता है, इस रोग को हम मेरेन्समस के नाम से भी जानते हैं। मेरेन्समस, इसमें बालकों का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, बालकों में चिड़चिड़ापन आ जाता है और इसी प्रकार से त्वचा पीली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, त्वचा पर धब्बे यानी धब्बेदार शरीर सूख करके दुर्बल हो जाता है। और इसी प्रकार से इसमें आंखें कोटर सी अंदर घुस जाती हैं, काले काले धब्बे आंखों के पास में पड़ जाते हैं। ऐसा जो रोग होता है इसको हम कहते हैं मेरेन्समस रोग। ये क्वासी और कोर रोग, प्रोटीन की कमी के कारण से ये रोग प्रमुख रूप से होता है। हमारे शरीर के अंदर जो खनिज लवण है, कई बार परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि खनिज लवण ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते फिर भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, क्यों? देखिए, हमारे शरीर में हमारा शरीर है, मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है। हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, क्योंकि आधार की इकाई कोशिका होती है, और ये कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ है, ये कोशिकाओं का निर्माण किससे हुआ है? तत्वों से हुआ है। तत्वों ने मिलकर कोशिका का निर्माण किया है। जैसे अपन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का संयुक्त मिश्रण होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार से अमीनो अम्ल, ये क्या है कि तत्वों से मिलकर बना होता है। जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण में देखिए आप, प्रमुख रूप से सोडियम, वैसे सोडियम हम बड़ा खतरनाक होता है सोडियम, यानी सोडियम अगर पानी में डाल दे तो पानी में आग लग जाती है, मुंह में डाल दिया तो सारी हड्डी पसली जल सकती है सोडियम के कारण से। तो इसको मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, लेकिन अन्य तत्वों के साथ संयुक्त रूप से, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक जिसको कहते हैं, जिसको अपन रोज खाते हैं, ये खनिज लवण की श्रेणी में आता है। तो इसमें देखिए सोडियम, इसकी कमी से ये प्रमुख स्रोत कहाँ से होता है कि यह प्रमुख स्रोत सामान्य रूप से जो नमक प्राप्त होता है, आजकल तो क्या है कि आयोडीन युक्त नमक आता है, जिसमें आयोडीन मिला रहता है, तो आयोडीन तत्व भी उसमें मिला रहता है, आयोडीन युक्त नमक। बाकी जो नमक से इसकी सोडियम की पूर्ति होती है नमक से, और जैसे मछली से, मांस से, अंडे से, दूध से ये सोडियम प्राप्त होता है। अब कई बार क्या है कि कई लोग अंडे नहीं खाते, मांस नहीं खाते, ऐसे लोगों को दूध की मात्रा का अधिक सेवन करना पड़ता है, दूध की मात्रा का अधिक सेवन पड़ता है, जिससे कि तत्व की पूर्ति हो सके। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? सोडियम का प्रमुख कार्य मांसपेशी के संकुचन, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके संकुचन के लिए, हमारे शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हमारे शरीर में जो तंत्रिका आवेग हैं, तंत्रिका आवेगों का संतुलन बनाने के लिए ये सोडियम आवश्यक है।
शरीर का विद्युत अपघटन के लिए ये सोडियम तत्व आवश्यक है। इसी प्रकार अगला है पोटेशियम। सोडियम को हम कहते हैं, इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है, इसका जो प्रतीक होता है वो Na होता है। आगे हम लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम को प्रतीक K होता है, इसका लैटिन नाम होता है केलियम। केलियम ये कहाँ से प्राप्त होता है? जो हम भोजन में खाद्य पदार्थ लेते हैं, भोजन में खाद्य पदार्थ लेते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं लगभग सभी के अंदर ये पोटेशियम पाया जाता है। ये क्या काम करता है? वही काम मांसपेशियों का संकुचन में, तंत्रिका आवेगों के संचरण में, शरीर के विद्युत अपघटन के अंदर संतुलन बनाने में, और हमारे शरीर में होने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके कोशिकाओं के संचालन के लिए ये प्रमुख रूप से आवश्यक होता है। इसी प्रकार से आगे तीसरा लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। कैल्शियम कैल्शियम जो होता है ये दूध से, अंडे से और जितनी भी जो हरी सब्जियां हैं, इन हरी सब्जियों से ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये जो कैल्शियम है, अपन जानते हैं कि कैल्शियम जो हमारे हड्डियों का निर्माण के लिए, विटामिन डी के साथ साथ हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है, क्योंकि ये इसी के बने रहते हैं। कैल्शियम की कमी होती है तो इनके हड्डियों के, दांतों के रोग प्रमुख रूप से हो जाते हैं। तो इस प्रकार विटामिन डी इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो इसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। अब आप देखिए फास्फोरस, अगला P। फास्फोरस ये दूध है, हरी सब्जी है, बाजरा है, रागी है, सूखे मेवे हैं और यकृत है, वृक है, इनसे ये प्रमुख रूप से फास्फोरस प्राप्त होता है। फास्फोरस प्राप्त होता है। ये हमारे हड्डियों के निर्माण में भी ये प्रमुख रूप से मदद करता है, हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस। और इसी प्रकार से ये हड्डियां जो होती हैं इनके निर्माण में फास्फोरस प्रमुख रूप से काम करता है। ये श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, इसके कई प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फास्फोरस है ये कैल्शियम से मिलकर हड्डियों और दांतों की मजबूती का, कैल्शियम के साथ हड्डियों के और दांतों की मजबूती का काम प्रमुख रूप से फास्फोरस का होता है। अगला है लौह तत्व, यानी इसका नाम होता है लौह तत्व Fe, इसका प्रतीक होता है, लैटिन नाम इसका फेरम होता है, फेरम Fe। ये यकृत है, वृक है, अंडे, मांस है, रक्त है, बाजरा, रागी, दही, गुड़, गाजर और सब्जियां, इनसे ये है लौह तत्व पाया जाता है। प्रमुख रूप से हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, ये लोहे युक्त वर्णक हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन होता है, इसमें लोहे की मात्रा होती है। तो ये इसके प्रचुर स्रोत, प्राप्त करने के स्रोत कौन से होते हैं? यकृत, वृक, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, दही, गुड़, गाजर और सब्जियां, हरी सब्जियां, इनसे यह लोहे की पूर्ति होती है। और रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती हैं उसका खोखला भाग होता है जिसमें अस्थि मज्जा नामक द्रव पाया जाता है, उसके अंदर ब्लड कोशिकाओं का निर्माण होता है प्रमुख रूप से। तो ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में और ये हमारे जो उत्तक होते हैं, उत्तकों के ऑक्सीकरण में प्रमुख रूप से ये लौह तत्व आवश्यक होता है। आगे एक छठा है, इसमें आयोडीन। आयोडीन जो होता है, अपन जानते हैं कि जैसे नमक आता है उसमें लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। तो प्रमुख रूप से स्रोत इसका क्या है? एक तो नमक है, नमक, और जैसे समुद्री भोजन, हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर समुद्र का पानी खारा पाया जाता है, तो इसके अंदर आयोडीन की मात्रा होती है। उसमें रहने वाले जो जीव होते हैं, तो इसी प्रकार से ये जीवों से, जैसे मछलियां होती हैं, ये मछली आयोडीन का प्रमुख स्रोत होती है, समुद्री मछली, जैसे जामुन है, काला नमक है, समुद्री भोजन है, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं और लवण है। और इसी प्रकार से इसमें जो जल में पाई जाने वाली जो मछलियां होती है, यह प्रमुख रूप से इसका स्रोत होती हैं। और आयोडीन क्या काम करता है? हमारा जो ये गला है, गले के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। और इसी प्रकार से इसमें जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी के कारण से हमारा गला सूज करके लटक जाता है, जिसको हम कहते हैं गलगंड नामक रोग। कौन सा रोग कहते हैं? गलगंड नामक रोग।
तो इसी प्रकार से हमारे हार्मोन जो थायरॉक्सिन हार्मोन, इसके निर्माण में प्रमुख रूप से आयोडीन आवश्यक होता है और इसी प्रकार आयोडीन की कमी के कारण रोग हो जाते हैं। तो अब आपके एक बात समझ में आ गई होगी कि जो खनिज लवण है ये सीधे सीधे एनर्जी नहीं देते, लेकिन फिर भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ये बहुत निर्माण का काम करते हैं। अब देखिए आगे हम चलते हैं, जल के बारे में चलते हैं। देखिए जल कहाँ से प्राप्त होता है? जल तालाब से प्राप्त होता है, पोखर से प्राप्त होता है, झील से प्राप्त होता है, नदियों से प्राप्त होता है, और कहाँ से प्राप्त होता है? भूगर्भ से प्राप्त होता है। भूगर्भ में जैसे कुएं है, बोरिंग है, ठीक है ना, इनसे ये जमीन का जो निचला स्तर है उसमें से ये जल निकाला जाता है। अब इसके अंदर जैसे जल का शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक होता है। अगर जल शुद्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में बहुत से रोग हमारे शरीर के अंदर ये हो जाते हैं। तो इसके अंदर जल बिल्कुल साफ सुथरा, किसी प्रकार की कोई वनस्पति जल में नहीं होनी चाहिए, कोई हानिकारक जीवाणु नहीं होने चाहिए, कोई भी हानिकारक जीवाणु ये जल में नहीं होने चाहिए। और इसी प्रकार से क्योंकि जो जीवाणु होते हैं ये लाभदायक जीवाणु भी होते हैं। कई बार कई लोग आरओ का पानी लेते हैं, फिल्टर करके पानी लेते हैं, तो उसमें वो जीवाणु खत्म हो जाते हैं। जीवाणु नहीं, क्योंकि जीवाणु भी हमारे शरीर के लिए क्रियाओं के विभिन्न संचालन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिनको लाभदायक जीवाणु कहा जाता है। इसी प्रकार से इसमें हमारे शरीर के अंदर जो जल है जिसको हम हमारे शरीर में काम में लेते हैं, उसका पीएच नियंत्रित होना चाहिए। अपन जानते हैं कि 0 से लेके 14 तक चिन्ह अंकित रहते हैं। 0 से लेके 7 तक अम्लीय होता है, 7 से लेके 14 तक क्षारीय होता है, 7 उदासीन होता है। तो ऐसा जल हमको चाहिए जिसमें न तो अम्लीय हो न क्षारीय हो, ठीक है ना, क्षारीय हो। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड का जो थोड़ा सा हल्का सा क्षारीय प्रकृति का है, यानी 7.4 पीएच मापक्रम ब्लड का पाया जाता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये पीएच नियंत्रित हो, और इसी प्रकार से जल के अंदर घुलित रूप में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। आप देखते हैं कि जलीय जीव होता है, जैसे कोई तालाब है, पोखर है इत्यादि, झीलों में, झरनों में, नदियों में ये पाए जाते हैं। बहुत से जीव, मछलियाँ बहुत से पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जल वो अपने प्रमुख रूप से ऑक्सीजन का, जल में घुलित रूप से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसे मछलियाँ गिल्स के द्वारा इसका उपयोग कर पाती हैं। तो पर्याप्त मात्रा में जल के अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए, ये बहुत अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ये जल होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है कि जल हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? जल हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? देखिए हमारे शरीर में जल जो होता है ये उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए कार्य करता है। उपापचय क्रिया कौन सी होती है? अपचय, उपचय क्रिया, अपचय, उपचय क्रिया, ये उपापचय क्रिया इनमें सहायक होता है। इसी प्रकार से उपापचय क्रिया, अपचय, उपचय क्रिया, ये शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से पानी से हमारे शरीर में रेशे, फाइबर रेशे, इसका निर्माण होता है। जो इस प्रकार से ये रेशे पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में पानी से पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। हमारा जो कहने का मतलब पानी है, जल है, शुद्ध जल जिसको कहते हैं, ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्पन्न करता है। हम जितना पानी पिएंगे, फिर काम करेंगे, पसीना आएगा, तो सारा रोग पसीना के द्वारा अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास होता है, यानी रोगाणु समाप्त होते हैं। कई बार देखते हैं कि जल हम शुद्ध रूप से लेते हैं तो ये हमारे शरीर की चर्बी को खत्म करता है। कई बार क्या है कि व्यक्ति में चर्बी आ जाती है और चर्बी के कारण से बीपी, कई बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं। तो इस पर कंट्रोल करने का काम प्रमुख रूप से इस जल का होता है। इसी प्रकार से जल जो होता है हमारी आंतों में अस्थमा को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जितने भी आंतों की बीमारियां होती हैं, पेट के अंदर आंतों की बीमारियां होती हैं, ये इनको कंट्रोल करने का काम प्रमुख रूप से जल का होता है।
कई बार देखते हैं कि एलर्जी, हमारे शरीर में कई बार एलर्जी हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि भाई जल पिए, आप शुद्ध जल का प्रयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल पिएंगे एलर्जी नहीं होगी। इसके अलावा क्या है कि पथरी, कई बार क्या है कि शरीर में भोजन के साथ कोई ऐसा पदार्थ चला जाता है जिसके कारण से हमारी किडनी में या अन्य कोई भी अंग में पथरी चली जाती है। तो डॉक्टर भी यही सलाह देता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो पानी पीने पर क्या होता है कि मूत्र के साथ पथरी बाहर निकल जाती है, तो ऑटोमेटिक निकल जाती है, दवाइयों की कोई आवश्यकता होती है। तो इस पथरी की और ये समस्या, अस्थमा की और आंतों की ये समस्या, पानी अगर पीते रहेंगे हम तो वो ये दूर हो जाती है। अब एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए? तो लगभग ऐसा बताया गया है एक दिन के अंदर 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 गिलास पानी पीना चाहिए एक दिन के अंदर। तो 8 गिलास अगर शुद्ध जल अपन पीते रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रूप से चलता रहेगा और बालकों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है और शरीर का संचालन ठीक करना है तो आप पर्याप्त मात्रा में कम से कम लगभग औसत, अब आप 10 गिलास भी ले सकते हैं, मान लीजिए 8 की जगह 7 गिलास भी हो सकता है, लेकिन मतलब औसत मैंने बताया कि लगभग 8 गिलास पानी ये प्रतिदिन लेना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जैसे कई बार देखते हैं ना अपन कि एलर्जी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है। तो अगर पर्याप्त मात्रा में आप जल लेते रहेंगे तो ये एक पानी से, जल से ये इलाज है, आपके जुकाम नहीं होगी। क्योंकि हमारे क्या है कि प्रमुख रूप से हमारी मिट्टी है, जल है, ये प्राकृतिक इलाज है, एक प्राकृतिक ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा इलाज है, ये संभव नहीं, इसमें कोई टैबलेट ये इत्यादि लेने के लिए आवश्यक नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में ऐसा भोजन, संतुलित भोजन का उपयोग हमें करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, और वो भी सारे के सारे संतुलित मात्रा में हो। तो हमें कैसा भोजन करना है, और इस महामारी में, कोरोना काल के अंदर आपको अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हम संतुलित भोजन पर ध्यान दें। हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन ये पर्याप्त मात्रा में हो। और मैंने आपको ये भी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले जाएंगे तो कौन सा, प्रोटीन ज़्यादा ले लेंगे या कमी हो जाएगी तो कौन से रोग हो जाएंगे, खनिज लवण अगर हम कम लेंगे तो कौन कौन से तत्वों की कमी हो जाएगी, और हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो जल है, शुद्ध जल नहीं लेंगे तो क्या होगा, और जल हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो इस प्रकार मैंने आपको बताया है। तो हमें हमारा स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है, और इस समय तो बहुत अति आवश्यक है। हम दूरी बनाकर रहें, बार बार सैनिटाइजर करते रहें, हाथ को बार बार धोएं और संतुलित भोजन हम करते रहें। धन्यवाद।